Hello everyone. So as we all know, we are covering questions of GS paper 2 2019. So in this regard, continuing further, in this particular session, in this particular video, we are going to deal with 5 questions of 2019. तो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is. तो अगर इसको आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना कि 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है, फिर उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस. तो मैं ये बना देता हूँ. कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है. तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसको बता देता हूँ इन केस जिस किसी को भी नहीं पता. तो ये ना एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल इन द सेंस जिसकी 4 साइड होती हैं. 4 साइड से बाउंडेड जो फिगर होता है ना, 2 डायमेंशनल 2D फिगर, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्वाड्रिलेटर पता है, एक स्क्वायर होता है, फिर रेक्टेंगल होता है, उसी तरीके से ना पैरेललोग्राम भी होता है. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वे में. अब यहाँ पर पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो ये होती है, अब 4 साइडेड फिगर है तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है ना, अपोजिट साइड वो इक्वल भी होती हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, ठीक है. फिर डायगोनल के बारे में एक प्रॉपर्टी है. डायगोनल के बारे में कहा जाता है इसके डायगोनल जो होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो अपोजिट साइड होंगी ना बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. इसी तरीके से ये साइड इसके बराबर होगी और पैरेलल भी होगी. और डायगोनल का मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फिगर है तो ये जो दो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इसके बराबर होगी कटने के बाद और ये जो साइड है ना वो इसके बराबर होगी. तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है. और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंगल से रिलेटेड, बट उसके बारे में यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है कि यूपीएससी के अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है इन तीनों के रिगार्डिंग ना कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो भी पैरेललोग्राम होते हैं. क्यों? बिकॉज जो स्क्वायर होता है ना उसकी सारी साइड इक्वल होती है ना, एज यू ऑल नो. तो ये जो है ना ये सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है. यहाँ पे भी देखो अगर डायगोनल भी इंटरसेक्ट करवाते हो ना तो एक दूसरे को वो बाइसेक्ट ही करेंगे. तो इसलिए सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं. इसी तरीके से जितने भी रेक्टेंगल होते हैं ना वो भी पैरेललोग्राम होते हैं. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. इनकेस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कोई भी ऐसा फिगर आगे अगर फ्यूचर में आ जाता है तो हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया जाए पैरेललोग्राम से रिलेटेड तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं की यहीं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं ना, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम तो होते ही होते हैं, वो सारे के सारे रेक्टेंगल भी होते हैं. यानी कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करता है. तो यानी कि स्क्वायर जो होंगे सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होंगे, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होंगे, ठीक है. अब रेक्टेंगल की बात की जाएगी तो सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे. तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ. यहाँ पे ना हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम के नंबर के बराबर होते हैं. अब ऐसा फिगर है आपके पास, फॉर एग्जांपल दूसरा फिगर बना देता हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे तो काउंट करना आसान है, फॉर इसका नंबरिंग कर देता हूँ. इस फिगर को बोल देता हूँ फिगर नंबर 1, इसको बोल देता हूँ फिगर नंबर 2. एक और फिगर बना देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इन केस क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. इसको फिगर नंबर 3 कह देते हैं. अब इन तीनों फिगर के अंदर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि फाइंड नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स या फिर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल या फिर नंबर ऑफ़ पैरेललोग्राम, तो आप वो आसानी से कैसे निकाल पाओगे. बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऐसे गिनने लग जाओगे ना 1 2 3 इस तरीके से अगर गिनने लग जाओगे बेशक आप कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. अब ये नंबर 1 जो फिगर है ये तो छोटा है, यहाँ पे तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर 1 2 3 4 और एक जो पूरा का पूरा बड़ा वाला फिगर जो खुद अपने आप में वो भी स्क्वायर है. तो 5 यहाँ पे आराम से आप देख के बता सकते हो स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं. अब इसके अंदर थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसके अंदर और डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं रो एंड कॉलम को तो और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना एक पर्टिकुलर पैटर्न
एक तरीके से एनालाइज करके इन सारी चीज़ों को एक तरीके से फॉर्मूला कहें या फिर पैटर्न कहें, वो इवॉल्व हो जाता है। वो क्या होता है कि जैसा जब कभी भी आपको ऐसा कोई फिगर दिखाई देना, उसके अंदर अगर आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए, स्क्वायर पूछा जाए या फिर पैरेललोग्राम पूछा जाए, तो आसानी से आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता करो कि रो एंड कॉलम कितने हैं। अब जैसे पहला फिगर है, इसके अंदर रो एंड कॉलम गिनने का, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना वो रो होती है हॉरिजॉन्टल वाला, और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने हैं यहाँ पे पहले फिगर में, एक तो ये वाला है पूरी की पूरी लाइन जो है, फिर दूसरी ये, फिर 3 है, तो 3 रो हो गई हमारे पे और 3 ही कॉलम हो गए वर्टिकली। ठीक है, अब इसमें देखो 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो चुके हैं। अब यहाँ पे रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तीनों के रो एंड कॉलम हमें पता है। अब रेक्टेंगल निकालते हैं, जो हमारी रो एंड कॉलम है ना उसके अंदर जितने हमने डिजिट लिखे हैं ना उनको सम करना है। रो के डिजिट को अलग से सम करो और मल्टीप्लाई करो कॉलम के डिजिट को सम करके। जैसे कि फिगर नंबर 1 को देखते हैं, पहले फिगर नंबर 1 की देख लेते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, फिगर नंबर 1 से रिलेटेड। तो रो का अगर सम करोगे 1 + 2 डिजिट्स का, मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के साथ 1 + 2, तो कितना आंसर आया, 3 × 3, तो 9 हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल आए। स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, रो एंड कॉलम को एज इट इज़ लिखो 2 × 2 प्लस फिर घटाते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलो बस। अब लास्ट में अब यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, 0 × 0, तो उसको तो लिखना चाहे ना भी लिखूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 + 1 तो 5, जैसा हमने काउंट करके भी निकाल लिया था स्टार्टिंग में ही ना। अब पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम अगर आपसे पूछे तो ये बता दो जितने रेक्टेंगल है ना, जितने रेक्टेंगल होते हैं उतनी पैरेललोग्राम होते हैं। तो यानी कि जो आपका रेक्टेंगल है ना, यानी कि 9, तो 9 ही आपके पैरेललोग्राम है। अकॉर्डिंग टू फिगर 1 हमारा आंसर क्या आएगा पैरेललोग्राम का, 9। अब फिगर नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है, फिगर नंबर 3 के पास जाते हैं, वहाँ देखते हैं कितना आंसर आता है। तो रेक्टेंगल के लिए जैसा मैंने बताया कि सम करो रो का, फिर मल्टीप्लाई कर दो सम के कॉलम के साथ, तो कितना आया, ये 6 × 3 18 आ गया ना। तो 18 हमारे रेक्टेंगल। अब एज इट इज़ यहाँ पे 3 × 2 वाला है ना पैटर्न, रो इंटू कॉलम को 3 × 2 लिखा जाएगा ना, फिर प्लस करते हुए चलो घटाते हुए, तो 2 × 1, फिर 1 × 0 हो जाएगा, तो उसको तो ना ही लिखूँ, तो 6 + 2, तो 8 हमारे स्क्वायर आए। और पैरेललोग्राम कितने होंगे, पैरेललोग्राम हमारे 18 हो जाएंगे, जितने रेक्टेंगल उतनी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमारा मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमारी रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, 3 3 है ना। अब रेक्टेंगल निकालने का तरीका क्या है, वही सम कर दो, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई करो 1 + 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई करके 36, तो 36 हमारे रेक्टेंगल आए। ठीक है, 36 हमारे रेक्टेंगल आ चुके हैं। अब स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो स्क्वायर का वही तरीका, 3 × 3, 2 × 2 + 1 × 1, तो कितना है हमारे स्क्वायर इसके अंदर, 9 + 2 13 + 1, 9 + 4 13, 13 + 1 14, तो 14 हमारे स्क्वायर आए। तो पैरेललोग्राम कितने होंगे, 36 होंगे ना, जितने रेक्टेंगल उतने ही पैरेललोग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36 इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आता है ना रेक्टेंगल, स्क्वायर या पैरेललोग्राम के नंबर से रिलेटेड, तो आई होप आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना यार, दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिंपली अगर आपको ये चीज़ याद है ना, इस तरीके से रेक्टेंगल निकालें, इस तरीके से स्क्वायर निकाल लें, और पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल के बराबर ही होता है, तो बहुत जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। ठीक है, 8 बजे किसी ने फिक्स किया मंडे को, व्हेन द क्लॉक शोज़ द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि 10 मिनट फास्ट कोई घड़ी चल रही है, हर 24 घंटे के अंदर 10 मिनट ज़्यादा चल जाती हो, और क्लॉक को फिक्स किया जाता है मंडे को 8 बजे। तो अब अगर क्लॉक 6 बजे वेडनेसडे को टाइम दिखाती है, तो एक्चुअल में टाइम क्या आ रहा है, बिकॉज ये फास्ट चल रही है ना, तो एक्चुअल टाइम हमें यहाँ पे बताना है। अब मंडे को किसी ने फिक्स किया, फिर बीच में ट्यूसडे आया, फिर वेडनेसडे को हमसे पूछा है, 8 बजे किसी ने फिक्स किया 8 AM, मंडे का और ट्यूसडे का 8 AM, वेडनेसडे का 8 AM, लेकिन 8 AM का टाइम नहीं पूछा हमसे पूछा है इसी दिन के अंदर फिर शाम को 6 PM पे, अगर 6 PM घड़ी शो कर रही है तो एक्चुअल में टाइम क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखो, 8 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक 24 घंटे, फिर यहाँ से ट्यूसडे के वेडनेसडे तक के 24 घंटे, 8 to 8 AM।
अब इसके वेडनेसडे के अंदर ही 8 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे, 8 से 12 4, फिर 12 से 6 6, तो 4 6 10, तो 10 घंटे। यानी कि हमें ये तो पता चल गया है कि 50 घंटे का लगभग 50 घंटे के बाद का टाइम हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यार बहुत सिंपली इसको ना, अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हो बहुत ईजीली, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम कर रहा है। कैसे? अब आपको ये पता है कि 24 घंटे के अंदर 10 मिनट फास्ट चल रही है, तो अब यहाँ पे आप देखो 58 घंटे हो रहे हैं ना लगभग, तो अगर 48 घंटे यहाँ तक चलोगे, 48 घंटे तक, तो 20 मिनट ज़्यादा टाइम दिखाएगी, ठीक है। अब लेकिन अगर तीसरा दिन 24 घंटे और ऐड करते हो ना, 72 तक जाते हो, 24 अगर और ऐड करते हो, एक पूरा दिन ऐड करते हो, तो 30 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। यानी कि अगर 6 बजे दिखा रही है ना, 6 PM अगर दिखा रही है, तो टाइम जो एक्चुअल होना चाहिए, जो होना चाहिए 5:30 PM होना चाहिए, है ना, 3 दिन के बाद, एग्जैक्ट 3 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं 58 आवर्स, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा। यानी कि अगर 2 दिन के बाद अगर टाइम दिखाती तो कितना दिखा रही होती, 20 मिनट ज़्यादा ही तो टाइम शो कर रही होती। तो यानी कि 5:40 हमारा एक्चुअल टाइम हो रहा होता, ठीक है। अगर 2 दिन की बात होती, 2 दिन बाद की बात होती, तो 5:40 हमारा एक्चुअल टाइम होता ना। अगर 6 बजे की बात बार बार करें, तो अगर 6 बज रहे होते 2 दिन बाद, तो इसका मतलब ये है कि 20 मिनट ज़्यादा दिखा रही है, तो 20 मिनट ज़्यादा दिखा रही है, तो 5:40 टाइम हो रहा होगा एक्चुअल में। और 3 दिन की बात करेंगे, तो यानी कि 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, 5:30 हो रहा होगा, तभी तो 6 PM दिखा रही है ना, 30 मिनट का गैप आएगा 3 दिन के बाद। लेकिन हमारे जो पूछा जा रहा है ना, वो 58 आवर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, यानी कि ना तो 5:40 टाइम होगा ना 5:30, इन दोनों के बीच में टाइम होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा टाइम है? सिर्फ एक ही टाइम है, वो है आपका 5:36। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आपके दिमाग में वहाँ नहीं आता ना, तो कोई बात नहीं, इसको बहुत और अच्छे से भी कर सकते हो, बहुत सिंपली भी इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। वो क्या है? वो ये है, जस्ट वेट अ मिनट यार। अब आपको ये पता है, इस चीज़ को आप इस तरीके से देखो, इधर ले लेता हूँ मैं एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल, और इधर जैसा हमको डिपिक्ट हो रहा है, ठीक है, जस्ट वेट, जैसा हमको डिपिक्ट हो रहा है एक्चुअल में, तो क्या कह रहा है कि अगर 24 आवर्स हो रहे हैं ना, तो डिपिक्ट हमको क्या होगा, 24 घंटे 10 मिनट, 24 घंटे 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को घंटे में ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 1/6 आ जाएगा, कोई इशू तो नहीं है ना इस चीज़ से, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है, अब इसका मैंने टाइम पीरियड देख चुका हूँ, 24, यहाँ से फिर 24, और फिर यहाँ से 10 घंटे। अब मुझे कह रहा है कि अगर एक्चुअल 24 है, तो डिपिक्ट जो होगा मेरे को 24 घंटे 10 मिनट होगा, ठीक। लेकिन अगर मेरे को 58 घंटे, बिकॉज घड़ी के हिसाब से अगर चलें, वो तो एग्जैक्ट 58 घंटा दिखा रही है ना, आफ्टर जो टाइम लैग दिखा रहे हैं वो 58 आवर्स दिखा रही है एग्जैक्ट, बिकॉज 6 बजे दिखा रही, घड़ी शो कर रही है, यानी घड़ी के हिसाब से 58 घंटे हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कितने घंटे होंगे, बस वही निकालना है ना, आसान। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। अब कर लेते हैं यार इसको सॉल्व, ठीक है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 24 और 10 मिनट्स को मैंने लिखा था 1/6, तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल निकालना, और यहाँ 58, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा है, तो बहुत सिंपल है। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे ना, ये कितना है, 24 + 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 145/6। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया, सिंपली 145/6 आ जाएगा ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ना, तो 24 × 58 आया, इज इक्वल टू x × 145/6, ठीक है, दिस इज़ 4। तो बस अब इसको सॉल्व करना है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर आपको 29 का टेबल आता है ना, तो आप आराम से इसको कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे आप इसको कैलकुलेट करने में। 29 2 × 58, 29 5 × 145, ठीक है। तो x यहाँ पर इस हिसाब से क्या आ जाएगा, x को इधर का इधर ही रखो, 24 × 2 6 इधर आ जाएगा, और इधर कितना बचा आपका, 5 बचा ना। अब 5 को आप इस तरफ ले जाते हो, तो 24 × 2 × 6/5, और x उधर का उधर ही रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, अब इसको काटने मत लग जाना, आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, अगर नीचे 5 दिख रहा है ना, इसको 10 बना लो। कैसे बनाओगे, × 2 नीचे करो, × 2 ऊपर करो, तो नीचे जैसे ही 10 आएगा ना, आपको बस फिर पॉइंट लगाना है ऊपर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ पॉइंट ऊपर लगाना है, ठीक है, बिकॉज नीचे 10 आ जाएगा।
अब यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 टू जे 12, 12 टू जे 24, 24 इंटू 24 यानी कि 24 का स्क्वायर अपॉन 10 है, 24 का स्क्वायर अपॉन 10 है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है भाई 576, ठीक है, 576 अपॉन 10। तो 57.6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 57.6। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, ठीक है। अब 0.6 है। अब आप सोच रहे हो ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप 58 घंटे बाद 6 बज रहे हैं ना, तो 57.6 का मतलब यहाँ पर ये हुआ। यहाँ पे 0.6 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दोगे ना, इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 0.6 को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है बस। कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 60 तो करोगे ना, 0.6 को इंटू 60 तो करोगे, बिकॉज ये आर में है। तो 0.36 यानी कि 36 मिनट आए, यानी कि 5:36 हो रहे होंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपने ध्यान से समझा होगा ना तो ये कोई ज़्यादा मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मुश्किल होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज़ 4:7, द नंबर ऑफ सच पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया है, 2 डिजिट नंबर की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और वो नंबर हमें नहीं दिया, बस ये बताया गया है कि अगर उसी 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करके लिख दोगे ना तो उसका रेशियो आ जाएगा 4/7। यानी कि अगर ये ओरिजिनल नंबर है, इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो उन दोनों का रेशियो जो होगा ना वो 4/7 होगा। अब ये 2 डिजिट नंबर आपको नहीं पता तो इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखोगे 10x + y। ये 2 डिजिट नंबर का वेरिएबल की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। और जिनको नहीं पता ना, आप ये मत समझना कि बहुत हैवी काम कर दिया यहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ है। कैसे सिंपल? आप अब ये देखो, फॉर एग्जांपल 32 है ना, अब इस 32 में 3 क्या है हमारा, जो इसका प्लेस है वो टेंस डिजिट वाला है ना, और 2 का क्या प्लेस है, यूनिट डिजिट वाला है। तो यानी कि इसको अगर आप सेटिस्फाई इसमें करवाओगे ना तो देखो 32 आएगा। एक्स की जगह अगर आप 3 रख दोगे और वाई की जगह 2 रख दोगे तो आ जाएगा आपका 32। ऐसे ही कोई भी नंबर होता है ना, आप उसको अगर 2 डिजिट वाली फॉर्म में लिखोगे तो वेरिएबल की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 3 डिजिट हो, 1 2 3, इसको कैसे वेरिएबल की फॉर्म में लिखोगे? वही, अब जो 100 वाला डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो टेंस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो यूनिट वाला है उसके साथ उसको ऐसे ही रख दोगे। अब यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 2 रखो और जेड की जगह 3 रखो, तो आपका 1 2 3 123 आ जाएगा आंसर। तो वेरिएबल की फॉर्म में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप जिनको नहीं पता उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 2 डिजिट नंबर को आप 10x + y लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कि अगर इसको आप रिवर्स करते हो, लो रिवर्स कर देते हैं, एक्स की जगह वाई कर देंगे, यानी कि यूनिट की जगह 10 हो जाएगा और 10 की जगह यूनिट हो जाएगा। तो जो हमारा रेशियो वो ये आ जाता है, यही कहा है ना क्वेश्चन में। तो अब इसको इसी तरीके से लिख देते हैं यार, ये लिख देते हैं हम 10x + y अपॉन में 10y + x इज इक्वल टू 4/7। अब इसको सॉल्व करो तो इधर 70x आएगा प्लस 7y आएगा, और इधर क्या जाएगा 40y एंड प्लस 4x। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो ना, फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक तरफ आ जाएगा आपका 66x और दूसरी साइड आपका आ जाएगा 33y, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 33 बन जाए 33, 32 2 जो 66, तो x अपॉन वाई जो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये रेशियो ही आया अभी, ठीक है ना। रेशियो आया है x और y का, यानी कि x और y जो भी डिजिट यहाँ पे रखोगे ना उनका रेशियो निकल के आया 1/2। अब आपसे यहाँ पे पेयर पूछ रहा है ये। अब पेयर निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ x/y जो होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। अब आप देखो इस हिसाब से अगर आप चलते हुए चलो, अगर मैं x को 1 रखता हूँ और y को 2 रखता हूँ तो एक डिजिट मेरा ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इसी को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 4 हो जाएगा, 24 एक नंबर बनेगा मेरा। इसी तरीके से फिर 36 एक नंबर बनेगा, इसी तरीके से 48 बनेगा। लेकिन क्या और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं आगे इस तरीके से ही। अब जैसे ही आगे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो नंबर क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा। तो 510 3 डिजिट में पहुँच चुका है, तो ये इम्पॉसिबल है इस केस के हिसाब से। तो यानी कि हमारे जो डिजिट बने ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो 12 24 36 48, तो यानी कि 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं हमारे, ठीक है।
इन डिजिट्स के 4 ऐसे पेयर हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप चाहे तो इसको रख के देख लो यहाँ पे ना। अब 24 को रिवर्स करो और ओरिजिनल को रखो, ये 24 है और इसको रिवर्स करोगे 42 आ जाएगा। अब इसको कट करके देखो 4:7 ही आएगा। अब इसको कैंसिल जैसे ही आप करोगे 6 से, 6 4 जो 24, 6 7 जो 42, तो 4:7। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 4। इस हिसाब से 4 पेयर हमारे बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये नंबर सीरीज़ है और नंबर सीरीज़ में करा चुका हूँ और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना वो तो बहुत ही ईजी है, उसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने देखा, इस सीरीज़ के अंदर आप क्या चेक करोगे सबसे पहले? आप मल्टीप्लाई करना थोड़ी ना चेक कर दोगे, आप कैसे पता करोगे? आप देखोगे एक रिदम में जिगजैग हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, नहीं जिगजैग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज़ हो रही है सीरीज़, एक रिदम में हो रही है, एब्रप्टली डिक्रीज़ नहीं हुई है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो नहीं लगेगा, आप चेक नहीं करोगे, मल्टीप्लाई की तरफ देखोगे भी नहीं यहाँ पे भी। डायरेक्ट आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। अब जैसे ही आप डिफरेंस लेते हो तो इन दोनों नंबर के बीच जो आपका डिफरेंस आता है वो आएगा -3। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस आएगा -5, इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस आएगा -7, इन दोनों नंबरों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -11, इन दोनों के बीच कितना आ रहा है, -13। तो क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है डिफरेंस के अंदर? हाँ, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी नहीं दिखाई दे रहा ना तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर ना आप देखोगे प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। प्राइम नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है ना 3 5 7 11 फिर 13, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 17 आएगा ना, बिकॉज 14 15 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो -17 का गैप आएगा। अब 93 में से -17 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 यहाँ पे जैसे ही आया, सिर्फ यूनिट डिजिट से मुझे पता चल गया 6 सिर्फ यहीं पे है यूनिट में, और ये 76 ही आना है वैसे, तो 76 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यार आप खुद से कर लेना, बहुत ईजी है। यहाँ पे स्क्वायर ही चल रहा है। आप देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, पहला नंबर 2 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 14 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का। तो इस हिसाब से आप एनालाइज करोगे पैटर्न को, तो स्क्वायर के बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 5 क्वेश्चंस। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा आपका फियर कम हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।